आज का टॉपिक है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले वाले क्लास तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से वहाँ के लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। पार्टी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से वो लोग तैयार हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि आखिर अपार्थिव सिस्टम को वो लोग ख़त्म कर पाएँ या फिर नहीं कर पाए, है ना। और चूँकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का भी बात हुआ है ना, क्या वो लोग कि नए संविधान को बना पाएँ या फिर नहीं बना पाएँ, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखा जाए, as protests and struggles against apartheid had increased, the white government realized that they could no longer keep the black under their rule। जैसे जैसे उन लोगों का प्रोटेस्ट बढ़ रहा था, साउथ अफ्रीका के लोगों का, कलर्ड वाले लोगों का और इंडियन के लोगों का, जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ रहा था, अब धीरे धीरे लगने लगा था अंग्रेज लोगों को कि अब हम लोग और ज़्यादा इनको अंडर में नहीं रख सकते हैं। अच्छा, आपको मालूम है कि इंडिया से अंग्रेज क्यों भागा था? प्रोटेस्ट के कारण ही अंग्रेज इंडिया से क्यों भागा? इसलिए भागा क्योंकि हम लोगों ने इतना प्रोटेस्ट करके उनका दिमाग पगला दिया कि वो भाग गए। हालांकि हम लोग उसका कुछ किए नहीं थे, हम लोग तो मारे पीटे भी नहीं थे उनको, है ना। हमारे पास हथियार ही नहीं था तो मारते कहाँ से हम लोग, लेकिन वो लोग तंग आके भाग गए यहाँ से। दूसरी बात ये भी था कि कुछ बचा नहीं था अब यहाँ पे, है ना। क्या करते वो लोग यहाँ पर आके, तो चले गए वो लोग। वही चीज़ यहाँ पे था कि अब साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों को यानी कि अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि अब और ज़्यादा हम इसको अपने अंडर में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, हमारे खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, है ना। ऐसा उनको लगने लगा था। आगे क्या हुआ? द वाइट गवर्नमेंट चेंज इट्स पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेयर इनवैलिडेट। मतलब क्या हुआ? अब धीरे धीरे जो अंग्रेज लोग थे वो अपना मन बदल रहे थे, अपने पॉलिसी को वो धीरे धीरे चेंज कर रहे थे। पॉलिसी का मतलब हो गया वही चीज़, अपार्थिड वाला सिस्टम, सेग्रीगेशन वाला, हर चीज़ ये लोग धीरे धीरे अब अपना बदल रहे थे। इनको लगने लगा था कि अब और ज़्यादा इसको हम अपने अंडर में नहीं रख पाएंगे, यानी कि धीरे धीरे अब इनका माइंड जो है वो चेंज हो रहा था। आगे, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ वेयर इनवैलिडेट। डिस्क्रिमिनेटरी लॉ मतलब वही अपार्थिड वाला, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड से निकला हमारा डिस्क्रिमिनेटरी। अपार्थिड सिस्टम हो गया, सेग्रीगेशन हो गया, ये धीरे धीरे वहाँ पे ख़त्म होने लगा था। ठीक है, आगे, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वेयर लिफ्टेड। अब देखिए, अंग्रेजों ने वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी बैन लगा दिया था। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन लगा दिया था कि आप किसी भी प्रकार का रैली, प्रोटेस्ट ये सब नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जबरन हो रहा था ना, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फिर भी जबरन कर रहा था, और करना था ही उनको, नहीं करता तो फिर आज़ादी नहीं मिल पाता, तो करना था, ये हो भी रहा था। इसके साथ ही साथ अंग्रेजों ने वहाँ के मीडिया पे भी कंट्रोल लगा दिया था। ना मीडिया रहेगा, ना लोगों को मालूम चलेगा क्या हो रहा है देश में, है ना। देखो, यदि किसी देश को बर्बाद करना हो ना, किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहाँ के मीडिया को खरीद लो। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है राजनीति के फील्ड में। किसी देश को यदि बर्बाद करना हो तो वहाँ के मीडिया को खरीद लो। हाँ, बिकता है। अरे क्या बात कर रही है मीडिया, आप पैसा तो फेंकिए, हर चीज़ बिकता है, समझ रहे बात को। तो यदि मीडिया एक बार बिक गया तो मीडिया वही चलाएगा, जिसने खरीदा है वो जो चलाना चाहेगा टीवी पे वही चलेगा, मीडिया जो चाहेगा, है ना। तो किसी बर्बाद करना हो किसी देश को तो मीडिया को खरीद लीजिए और अपना मनचाहा प्रोग्राम उस पर चलाइए। ठीक है, आगे, तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी पे बैन कर रखा था, फिर उसका मीडिया को उन्होंने पूरा रोक दिया था। इन सभी चीज़ों से उनको धीरे धीरे छुटकारा, यानी कि वहाँ के लोगों को मिल रहा था, ये सब चीज़ों पे जो कंट्रोल था उनका, जो रेस्ट्रिक्शन था, धीरे धीरे हट रहा था। ठीक है, क्योंकि अब इनको समझ में आ रहा था कि और ज़्यादा हमारा यहाँ पे बस चलने वाला नहीं है। आगे, आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला वॉक्ड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। 28 साल के बाद मिला तो था इनको सज़ा, पूरा उम्र कैद का, है ना, ज़िंदगी भर इनको जेल में ही गुजारना था, ऐसा सज़ा इनको मिला था। लेकिन अंग्रेज़ लोग हो सकता है कि परेशान होके, है ना, तंग आके इनको 28 साल रखने के बाद इनको छोड़ दिए होंगे, है ना। कितना मतलब जेल में एक ही चेहरा को बार बार देखना, है ना, वो लोग भी तंग आ गए होंगे, छोड़ो इनको, जाने दो, समझ गए। आधा जीवन तो यहीं पे बिता दिए। 28 साल ये लोग ये जेल में बिताने के बाद इनको छोड़ दिया गया, और जब ये बाहर निकले तो पूरी तरीके से एक फ्री मैन थे, किसी कोई भी इसके ऊपर दोष नहीं था, मतलब पूरी तरीके से ये आज़ाद थे उस समय पे। आगे बढ़ते हैं फिर। फाइनली एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल 1994 को आधे रात में, मिड नाइट मतलब क्या, आधे रात में, सब डे याद रखिए, डेट पूछेगा, 1-2 नंबर में पूछ लेता है ये। 26 अप्रैल 1994 में उसी दिन आधे रात के वक्त
द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। अच्छा, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि साउथ अफ्रीका अब धीरे धीरे रिपब्लिक हो रहा था, यानी कि धीरे धीरे वो उससे कंट्रोल से बाहर निकल रहा था, है ना, इसलिए कहा गया रिपब्लिक। अनफोल्ड मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। 26 अप्रैल 1994 के आधे रात को साउथ अफ्रीका में एक नेशनल फ्लैग फैलाया गया, नेशनल फ्लैग फैलाया गया, और वो इस चीज़ को दर्शा रहा था कि यहीं से डेमोक्रेसी का जन्म हो रहा है पूरे दुनिया के लिए। सोचो ये कितना बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, समझ रहे बात को? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी का सबसे पहली स्थापना जो हुआ है वो फ्रांस में हुआ है, आपने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, है ना। लेकिन यहाँ पे कहने का तरीका ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे भेदभाव चल रहा था, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का यहाँ पे एक नया परिभाषा लिखने वाला था, है ना। डेमोक्रेसी का एक नया परिभाषा यहाँ पे होने वाला था, एक नया डेफिनेशन यहाँ से आने वाला था कि किस प्रकार से साउथ अफ्रीका में इतने लंबे समय तक अंग्रेज़ों का कंट्रोल रहने के बाद किस प्रकार से उन लोगों ने वहाँ के कंट्रोल को हटाया और किस प्रकार से अपासी सिस्टम को हटाया। ये एक नया डेमोक्रेसी का डेफिनेशन नहीं तो क्या है, वही तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो उस दिन नया एकदम बिल्कुल नेशनल फ्लैग साउथ अफ्रीका का फहराया गया। अच्छा, नेशनल फ्लैग फहराने का मतलब क्या होता है? हम लोग आज़ाद हैं, है ना। तो वहाँ से साउथ अफ्रीका के लोग समझ रहे थे कि हम लोग अब आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखें यहाँ पे, द अपार्थाइड सिस्टम कैम टू एन एंड पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रैशियल गवर्नमेंट। अब यहाँ से धीरे धीरे अंग्रेज तंग आकर, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अंग्रेज लोग तंग आ गए थे। अब यहाँ से अपार्थाइड सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था और हम लोग किसकी ओर आगे बढ़ रहे थे? पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रैशियल गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसे देश की ओर आगे बढ़ रहे थे जहाँ पे कि हर एक प्रकार के लोग जो है गवर्नमेंट में रहेंगे, सरकार में रहेंगे। अभी तक सरकार में कौन है, गवर्नमेंट में कौन है? केवल अंग्रेज लोग हैं, गोरे लोग हैं। लेकिन अब ऐसा सिस्टम बनने जा रहा था जहाँ पे कि काले, गोरे, ब्लैक कलर्ड लोग, हर किसी प्रकार का, यानी कि हर प्रकार का लोग अब गवर्नमेंट में हिस्सा ले सकते थे। ऐसे देश की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं फिर। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका। यहाँ पे न्यू साउथ अफ्रीका क्यों कहा? हाँ, न्यू इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे ऐसा दौर, यहाँ पे दो दौर था। एक दौर ऐसा जो कि अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था और एक दौर ऐसा जो कि अंग्रेज़ों के कंट्रोल में अब नहीं है, इसीलिए कहा गया है न्यू साउथ अफ्रीका। समझ गए बात को? और जब ये सब चीज़ चल रहा था तो उसी बीच में नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना, पहला ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे। न्यू साउथ अफ्रीका वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। जो नया साउथ अफ्रीका बना वो पूरी तरीके से किस पे बेस्ड था? इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, यानी कि किसी भी प्रकार का लोग यहाँ पे हो, किसी भी रंग के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के हो, सभी के बीच में क्या होगा? समानता होगा। मैन एंड वोमेन, हर एक कोई आपस में बराबर होंगे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हर कोई। डेमोक्रेटिक वैल्यू होगा यहाँ पे। डेमोक्रेटिक वैल्यू का मतलब क्या हो गया? सबको बराबर दर्जा दिया जाएगा, है ना, सभी को वोटिंग राइट मिलेगा। इस प्रकार से सोशल जस्टिस होगा यहाँ पे, हर किसी को यहाँ पे न्याय मिलेगा। एंड खास करके ह्यूमन राइट, हर किसी का अपना अधिकार होगा, कोई किसी का अधिकार यहाँ पे छीन नहीं सकता है। मोटा मोटी यदि हम लोग यहाँ पे कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका अब धीरे धीरे क्या हो रहा था? प्रोग्रेस हो रहा था, है ना, धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर वो जा रहा था। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी यहाँ पर भी कि साउथ अफ्रीका में जब ये आर्थिक सिस्टम खत्म हो गया, सेग्रेगेशन वाला पॉलिसी जो था वो खत्म हो गया, तो वहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से भगाया नहीं, बल्कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले क्लास में, इसके बारे में है। वहाँ के लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपने जो किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हो सकता है कि आपसे भूल चूक से हो गया, हम आपको माफ़ करते हैं और आइए सब आपस में मिलजुल के रहेंगे। तो ये साउथ अफ्रीका के लोगों का दिल था, समझ गए, बड़ा अच्छा था। आगे, द पार्टी दैट रोल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूचुअल किलिंग एंड द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस पार्टी ने लोगों को, वहाँ के लोगों को सताया, पार्टी कौन सताया? अंग्रेजों ने सताया ना, तो उसको पार्टी यहाँ पे कहा गया है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो जिस पार्टी ने, यानी कि जिसने साउथ अफ्रीका के लोगों को सताया और जिस पार्टी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया, स्ट्रगल किया,
वो सारे के सारे आपस में मिले, एक साथ बैठे और उन लोगों ने क्या बनाने का सोचा, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा, जिनमें कि ऐसा नियम कानून होगा जो कि हर किसी को मानना पड़ेगा, चाहे वो काले हो चाहे वो गोरे हो, हर किसी को मानना पड़ेगा। आगे, आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, 2 साल तक संविधान को बनाने के लिए डिबेट चला। डिबेट का मतलब झगड़ा उगड़ा नहीं, डिबेट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं हमेशा, बहस समझिए। बहस मतलब कि हम कुछ बोलेंगे आप कुछ बोलेंगे, है ना, दोनों के बातों को सुना जाएगा जो सही, हाँ रजामंदी कह लीजिए, बिल्कुल से, बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझ रहे बात को। तो 2 साल तक लगातार डिस्कशन और डिबेट चलता रहा। दे केम आउट विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैज एवर हैड। और 2 साल के बाद उन्होंने डिस्कशन करने के बाद पूरी तरीके से उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो संविधान आज तक दुनिया में कहीं पे भी नहीं बना था। समझ में आ रहा है बात, यानी कि उस संविधान में कुछ ऐसे नियम कानून लिखे होंगे, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे जो कि साउथ अफ्रीका के हर एक लोगों को आपस में बांधता है, जोड़ता है ना, कनेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं फिर, लेकिन हाँ यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि गोरे लोगों को हटाया नहीं गया है, वो लोग भी साथ हैं, है ना। आगे उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाँ देयर, कहाँ था, हाँ देयर कॉन्स्टिट्यूशन गेव अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। उन्होंने जो संविधान बनाया वो हर एक प्रकार के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है, यानी कि सॉल्यूशन उसके पास है संविधान में। किसी प्रकार का प्रॉब्लम आएगा उसको किस प्रकार से हैंडल करना है, वो उसका जो तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का, वो संविधान में लिखा हुआ है। नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को भी बाहर नहीं रखा जाएगा, हर किसी को इक्वल राइट दिया जाएगा, ये आप यहाँ पे कह सकते हैं। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज इन्फीरियर, किसी को भी छोटा नहीं समझा जाएगा, किसी को घटिया छोटा या फिर छोटा बड़ा ये सब नहीं समझा जाएगा, हर कोई आपस में इक्वल होंगे। नोबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, क्या लिखा हुआ है, सॉरी नोबडी नहीं, एवरीबडी, एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि किसी प्रकार का समस्या होगा तो हर कोई मिल के उस समस्या का समाधान करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी यदि है जो मेजोरिटी में है, यानी कि जिसका संख्या ज़्यादा है तो वही उसमें केवल पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हर किसी का उसमें भागीदारी होना चाहिए, हर किसी का सहमति उसमें होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। इस प्रकार का संविधान वहाँ पे था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ पे ऐसा संविधान बना जो कि आज तक दुनिया में किसी भी कंट्री ने नहीं बनाया था। समझ में आ रहा है बात। और इसको देखते हुए बाकी वर्ल्ड के जितने भी बाकी अलग अलग कंट्री थे उनको वहाँ से बहुत बड़ा सीख मिला डेमोक्रेसी को लेकर, है ना। उनको ये मालूम चला कि किस प्रकार से हम लोग अपने कंट्री को चला सकते हैं। जैसे हमने याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने कहा था कि फ्रांस एकमात्र दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिन्होंने कि डेमोक्रेसी को पहले हासिल किया। तो फ्रांस से अलग अलग कंट्री ने क्या किया, मोटिवेशन लिया वहाँ से, उनको वहाँ से आइडिया मिला, वो वहाँ से इंस्पायर हुए, तो हर एक कंट्री अपने अपने जगह पे क्या करने लगे, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने लगे। तो उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका से भी बहुत सारे लोगों ने सीख लिया, अलग अलग कंट्री ने वहाँ से सीख लिया और अपने अपने जगह पर उन्होंने डेमोक्रेसी को लाया। समझ में आ रहा है बात। और आज के भी दौर में ना हर एक कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कंट्री चलाना बहुत बड़ी बात, बहुत मुश्किल बात है। समझ रहे बात को। चलिए यहाँ तक आपने समझ लिया। उसके बाद आपके एनसीईआरटी बुक से चैप्टर स्टार्ट होता है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, समझ रहे बात को, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, इसी के बारे में हम लोग आज नहीं कल बात करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक, कोई भी समस्या इसमें। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। हमारा टॉपिक होगा अगले क्लास में व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।